कहानी एक जंगल के अंदर शुरू होती है, जहां कल्पित बौने राक्षसों के साथ एक भीषण युद्ध में लगे हुए हैं। जैसे ही एक राक्षस कल्पित बौने पर हमला करने वाला होता है, अचानक एक आकृति प्रकट होती है और उस प्राणी का गला काट देती है। कल्पित बौना इस कृत्य से स्तब्ध होकर अविश्वास से देखता रहता है। युद्ध समाप्त होने के बाद कल्पित बौना उस आकृति के पास जाता है और जीवन रक्षक हस्तक्षेप और जनजाति की शांति की रक्षा के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है। वह अपनी छोटी बहन की ओर मुड़कर, जो चुपचाप उसके पीछे खड़ी है, इस आड़ को कभी न भूलने का वादा करता है। वह बताता है कि उसे भी कुछ कहना है। बहन थोड़ी शर्मीली आकृति की साथी बनने के पहले के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। फिर दृश्य शहर में बदल जाता है, जहां आकृति कल्पित बौने की बहन को लेकर आती है। जोड़े की सगाई की घोषणा होते ही नागरिक उनका भव्य स्वागत करते हैं। वे अंगूठियां बदलते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं, इस खुशी के मौके को चिह्नित करते हैं। अचानक यह पता चलता है कि जो कुछ भी देखा गया वह एक खेल का प्रचार दृश्य था। ली सिजिन इस परिचय में किए गए अथक प्रयास के बारे में बताते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि एरेस कोई साधारण खेल नहीं है। हर पात्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से संचालित होता है, स्वतंत्र निर्णय लेता है और अपने व्यक्तित्व के अनुसार कार्य करता है। एरेस एक पूर्णतः साकार वैकल्पिक दुनिया है। सिजिन आगे बताते हैं कि पुरियम कंपनी लिमिटेड ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मोनेशन में एआई को लागू करके एक नई वास्तविकता का निर्माण किया है। एक दिव्य सत्ता, एरेस का देवता, उपयोगकर्ताओं का मूल्यांकन करता है और उपलब्धियों के आधार पर असाधारण क्षमताएं प्रदान करता है। जो लोग इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं वे महान प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, नायक बन सकते हैं, साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं या वास्तविक दुनिया में असंभव कार्य कर सकते हैं। दर्शक इस व्याख्या से चकित होकर उत्साह से प्रतिक्रिया देते हैं और खेल खरीदने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। कहानी 2045 में आगे बढ़ती है, जब पुरियम कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित एरेस दुनिया में धूम मचा देता है। इसका प्रभाव गेमिंग से आगे तक फैला हुआ है, वैश्विक संस्कृति को प्रभावित कर रहा है और तेजी से 1 अरब उपयोगकर्ताओं को पार कर रहा है। 1 साल बाद एरेस के शुरुआती क्षेत्र में कई खिलाड़ी इकट्ठा होते हैं। यह देखा जा सकता है कि यह खेल खिलाड़ियों के वास्तविक शरीर और क्षमताओं को दर्शाता है। केवल दिखावट में बदलाव की अनुमति क्यों है, यह समझाते हुए उसका साथी एक खिलाड़ी की ओर इशारा करता है, जो लंबे समय से चली आ रही इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है और 10 प्रहारों से एक लकड़ी की डमी तोड़ रहा है। 1.2 अरब प्रयासों के बावजूद सभी असफल रहे हैं, जिनमें राष्ट्रीय खेल प्रतिनिधि और स्वर्ण पदक विजेता हनोल भी शामिल हैं। सफलता मिलने पर 50 मिलियन वॉन मूल्य का एक वीवीआईपी कैप्सूल और सभी आंकड़ों में 5 गुना की वृद्धि होती है। पहला खिलाड़ी सोचता है कि क्या 10 प्रहार सचमुच पर्याप्त हैं, लेकिन साथ ही बताता है कि बार बार असफलताओं को देखते हुए अब बहुत कम प्रतियोगी इसे आजमाते हैं। पहला खिलाड़ी सवाल करता है कि सभी दर्शक बिना प्रयास किए क्यों खड़े हैं। साथ ही समझाता है कि आज मानवता की अंतिम आशा इसे आजमाने वाली है। पीछे से एक जानवर जैसी आकृति भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ती है और लोगों के रास्ता बनाने पर जगह घेरती है। दर्शक उसे मनुष्यों में सबसे शक्तिशाली प्राइमेट मैटिसेक के रूप में पहचानते हैं। वह गुस्से से लकड़ी की डमी के पास जाता है और उसकी प्रतिष्ठा को देखते हुए कहता है कि हनोल भी उसे नहीं तोड़ सकता। दर्शक तनाव में और आपस में फुसफुसाते हुए अनुमान लगाते हैं कि मैटिसेक 10 आवश्यक प्रहार पूरे करने से पहले ही सफल हो सकता है। मैटिसेक दृढ़ संकल्प से भरे लकड़ी के पुतले के सामने खड़ा है और घोषणा करता है कि 5 करोड़ वॉन का वीवीआईपी कैप्सूल उसका होगा। वह पुतले पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर जाता है। भीड़ इस जोरदार मुक्के को देखकर दंग रह जाती है और सोचती है कि क्या इस बार कोई चुनौती देने वाला आखिरकार कामयाब होगा। इस बीच ऑपरेशन रूम में टीम लीडर अपनी सहायक की ओर मुड़ता है और उसके विचार पूछता है। वह तत्परता से जवाब देती है और जोर देकर कहती है कि वे उसकी सफलता की कामना करें और चेतावनी देती है कि अगर हनोल के बाद मैटिसेक भी असफल हो गया तो अराजकता फैल सकती है। वह समझाती है कि यह असंभव खोज पूरी तरह से ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई गई लगती है, क्योंकि एरेस का ध्यान उपयोगकर्ता भर्ती और लाभ पर केंद्रित है और कल की सुर्खियां शायद यही दिखाएंगी। टीम लीडर इसके निहितार्थों पर विचार करता है और कहता है कि एक विफलता उन्हें एरेस प्रणाली में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर कर देगी, जो अभूतपूर्व है। सहायक शांत संकल्प के साथ उसे याद दिलाती है कि यह काम पूरा करना उसकी जिम्मेदारी है। वह विरोध करता है कि वह सिर्फ एक टीम लीडर है और वह चेतावनी देती है कि अगर यह काम नहीं करता है तो वह इस्तीफा दे देगी। अचानक सिस्टम घोषणा करता है कि खोज विफल हो गई है। मैटिसेक अपनी असफलता से स्तब्ध होकर जमीन पर गिर पड़ता है। टीम लीडर और सहायक भी उतने ही निराश होकर जाने लगते हैं। तभी एक और आवाज उन्हें सचेत करती है कि एक नया चुनौती देने वाला आ रहा है। टीम लीडर स्क्रीन पर नए खिलाड़ी को देखने के लिए मुड़ता है, ये पूछने पर कि क्या वह सफल होने में सक्षम दिखता है
सहायक बताता है कि उसने केवल बुनियादी शुरुआती गियर पहना है, जिसे आमतौर पर लेवल 1 के 10 राक्षसों को पकड़ने के बाद अपग्रेड किया जा सकता है। उसके पास जो हथियार है वह कैश शॉप का लगता है, लेकिन वह बताती है कि केवल नकद वस्तुओं पर निर्भर रहने वाले कई खिलाड़ी पहले ही असफल हो चुके हैं। टीम लीडर स्थिति को टालते हुए रात के खाने के लिए निकलने की तैयारी करता है, तभी एक तेज आवाज ने उसे रोक दिया। वह चौंक कर पीछे मुड़कर देखता है कि नवागंतुक ने एक ही सटीक प्रहार से लकड़ी के पुतले को 2 टुकड़ों में काट दिया। सिस्टम खिलाड़ी को बधाई देता है। वह लकड़ी के पुतले को नष्ट करने वाला पहला उपयोग करता है और उसे सभी आंकड़े, साथ ही 5 और 200 प्रसिद्धि भी मिलती है। टीम लीडर और सहायक दोनों दंग रह जाते हैं। टीम लीडर सोचता है कि क्या ऐसा कौशल किसी सामान्य व्यक्ति में भी संभव है, और सहायक पुष्टि करता है कि मैटिसेक आखिरी असाधारण खिलाड़ी था, जिसका अर्थ है कि नवागंतुक साधारण प्रतीत होता है। टीम लीडर का ध्यान खिलाड़ी द्वारा इस्तेमाल की जा रही तलवार पर जाता है। वह सहायक को उसकी श्रेणी की जांच करने का आदेश देता है। वह जल्दी से खोज करती है और रिपोर्ट करती है कि परिणाम असामान्य है। तलवार महाकाव्य श्रेणी की है। यह सुनकर टीम लीडर स्तब्ध रह जाता है। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। एक सामान्य से दिखने वाले खिलाड़ी के हाथों में एक महाकाव्य हथियार सभी उम्मीदों को धता बताता है। वह इस रहस्यमय नवागंतुक की असली पहचान पर सवाल उठाए बिना नहीं रह सकता। अगले दृश्य में हम धातु की तेज आवाज को देखते हैं, साथ ही इतनी तेज आग भी जो शरीर से पसीना सोख लेगी। यह आवाज उसके मन में लगातार गूंजती रही। उस रात उसने एक आदमी को आग के पास धातु पर काम करते देखा। हथौड़े लगातार मार रहे थे। कोई उसे बार बार पिता कहकर पुकार रहा था, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे देखकर मुख्य पात्र भावुक हो गया और पुकारा कि उसके पिता लौट आए हैं। उसने उसे कसकर गले लगा लिया और उसकी रक्षा करने का वादा किया। उसके पिता ने उसकी उपस्थिति महसूस की और सरलता से जवाब दिया, यह कहते हुए कि वह अभी भी गर्म है। चौंककर मुख्य पात्र ने देखा कि उसके पिता के शरीर में आग की लपटें उठ रही हैं। आग ने उसे पूरी तरह से भस्म कर दिया, जिससे मुख्य पात्र पीछे हट गया और जमीन पर बैठ गया और उसे आग से बचने की विनती करने लगा। फिर भी उसके पिता ने डर और निराशा से घिरे हुए बस यही दोहराया कि आग बहुत गर्म है। मुख्य पात्र आंसुओं से भरकर उठा, यह महसूस करते हुए कि यह एक सपना था। उसका आधा शरीर एक बुरे सपने से जल रहा था और वह सोच रहा था कि क्या वही सपना फिर से आएगा। दृश्य कोरिया के एक अस्पताल में बदल गया, जहां एक आदमी उम्मीद से चिपके हुए दूसरों का तिरस्कार करते हुए खुद से बुदबुदा रहा था। उसने समझाया कि कोई भी केवल शारीरिक शक्ति से लकड़ी के पुतले को नहीं तोड़ सकता। मुख्य पात्र ने उसे जेह्यून नाम से पुकारा। जेह्यून उसे देखकर मुस्कुराया और कहा कि वह आ गया है, जिससे मुख्य पात्र हैरान रह गया, जिसने उसे याद दिलाया कि दिन के दौरान उसे संपर्क नहीं किया जाना चाहिए। जेह्यून ने कंधे उचका दिए, ये देखते हुए कि उनके कार्यक्रम और अस्पताल की पाबंदियों के कारण कोई विकल्प नहीं बचा है। वे एक तरफ चले गए, लेकिन जेह्यून ने सवाल को अनसुना कर दिया और इसके बजाय उसे चिढ़ाते हुए कहा कि वह आकर्षक लग रहा है। थोड़ा घबराकर मुख्य पात्र ने अपना मुखौटा आंशिक रूप से उठाया और जेह्यून को मजाक में चेतावनी दी। जेह्यून ने इस पर हंसते हुए तुरंत मुख्य मुद्दे पर आ गया। एरेस नामक एक खेल का परिचय दिया। मुख्य पात्र ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, जो जेह्यून को आश्चर्यजनक लगा। जेह्यून ने बताया कि एरेस एक लोकप्रिय गेम है, जिसमें एक सुपर एआई और एक खास शुरुआती इवेंट है, जिसमें अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ था, यहां तक कि सेलिब्रिटी भी नहीं। पूरा करने पर इनाम 50 करोड़ वॉन का एक वीवीआईपी गेम कैप्सूल था। मुख्य पात्र ने उनकी संभावनाओं पर सवाल उठाया, ये कहते हुए कि उसने तो गेम भी नहीं खेला है। जेह्यून ने स्वीकार किया कि यह मुश्किल होगा, लेकिन जोर देकर कहा कि लकड़ी की डमी को तोड़ने से उसे एक मौका मिल सकता है। मुख्य पात्र उलझन में पड़ गया। जेह्यून ने बताया कि उसके एक दोस्त ने उसके लिए 10 मिलियन वॉन का एक मानक इश्यू कैप्सूल तैयार किया था, जिसमें 85% सिंक रेट का दावा किया गया था और उसे खेलने में कोई समस्या नहीं होने का आश्वासन दिया गया था। लागत और खिलाड़ियों की संख्या देखकर हैरान होकर मुख्य पात्र ने पूछा कि क्या इनाम की कोई गारंटी है। जेह्यून ने जोर देकर कहा कि यह एक ऐसा निवेश है जिसमें अविश्वसनीय रिटर्न की संभावना है, यहां तक कि वास्तविक दुनिया की मुद्रा में भी इसका व्यापार किया जा सकता है। जेह्यून ने मुख्य पात्र का ध्यान इस अवसर पर केंद्रित किया और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्य पात्र ने पूछा कि जेह्यून ने कैप्सूल कहां से हासिल किया था। जेह्यून ने सवाल को खारिज कर दिया और संभावित लाभों पर जोर दिया। उसने बताया कि खेल में कैप्सूल मौजूद था और फिर बताया कि मुख्य पात्र कांग ह्योनसू एक विश्व प्रसिद्ध कुशल कारीगर का बेटा और एकमात्र उत्तराधिकारी था। ऐसे हुनर के साथ कोई भी लकड़ी का पुतला चुनौती नहीं बन सकता। ह्योनसू स्तब्ध रह गया। उसने अपनी टोपी उतार दी, जिससे उसके आधे सिर और चेहरे पर जले हुए निशान दिखाई दिए। उसने बताया कि उसने जेह्यून को भी अपनी वर्तमान स्थिति कभी नहीं दिखाई थी और स्वीकार किया कि वह कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था। एक फ्लैशबैक में दिखाया गया कि ह्योनसू आग में घिरे अपने पिता के कार्यस्थल में भागता हुआ गया और उसे लकड़ियों के ढेर के नीचे से बचा लिया। इस घटना में उसकी जान बाल बाल बची, जबकि उसके पिता बेहोश रहे। परिवार को इलाज का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा था। ह्योनसू ने एक मजदूरी की नौकरी कर ली।
अपने पिता के नक्शे एकदम पर हथौड़ा चलाता था, लेकिन उसके दाहिने हाथ में ताकत नहीं थी। निराशा ने उसे घेर लिया और वह अपनी पूर्व क्षमताओं के खोने का शोक मनाते हुए चुपचाप रो पड़ा। उसने जेह्यून के सामने स्वीकार किया कि दुर्घटना के बाद से शारीरिक श्रम भी उसके लिए कठिन हो गया था और वह अपनी समस्याओं को अकेले ही सुलझाने का इरादा रखता था। ह्योनसू ने कैप्सूल को अस्वीकार करते हुए जेह्यून पर जोर देकर जाने की तैयारी की। इसे घुमाओ। जेह्यून ने गुस्से से उसका सामना किया और जोर देकर कहा कि ह्योनसू इतनी सीमित आय पर हमेशा के लिए गुजारा नहीं कर सकता और खेल सब कुछ ठीक कर सकता है। उसने ह्योनसू से पुनर्विचार करने का आग्रह किया और उसे लोहार बनकर जीने की उसकी पिछली इच्छा की याद दिलाई। ह्योनसू चुपचाप खड़ा अपने पिता को आग की लपटों में फंसा हुआ देख रहा था। वह अपने हाथों को देखता रहा, विचारों में खोया हुआ। फिर दृश्य ह्योनसू के कार्यस्थल पर दिखाई दिया, जो अपने पिता के इलाज के लिए पैसे कमाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दृढ़ था। उसने एक अन्य कर्मचारी को धातु पर हथौड़ा चलाते देखा और एक विशिष्ट चमक ने उसका ध्यान खींचा। धातु की खनक उसके दिल में गूंज उठी, उसे अतीत की याद दिला दी। बाद में ह्योनसू ने एरेस गेम में प्रवेश किया, यह सोचकर कि वह धातु की आवाज के कारण आया है। आग और उसके पिता की खनक की यादें वापस आ गईं। वह गेम कैप्सूल में प्रवेश कर गया और एक सिस्टम विंडो ने एरेस की दुनिया में उसका स्वागत किया। चरित्र निर्माण शुरू हुआ, जिसमें उससे एक उपनाम चुनने को कहा गया। उसने अपना असली नाम इस्तेमाल किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अनुकूलन शुरू हुआ और उसके घाव धीरे धीरे ठीक होने लगे। उसके शरीर के प्रकार का विश्लेषण किया गया। धीरे धीरे उसके निशान पूरी तरह से गायब हो गए। हैरान होकर उसने देखा कि उसका शरीर अपनी मूल अवस्था में वापस आ गया है। सिस्टम ने पूछा कि क्या वह अपने रूप रंग को जारी रखना चाहता है, जिस पर ह्योनसू सहमत हो गया और चरित्र निर्माण पूरा हो गया। फिर सिस्टम ने एक सर्वर की तलाश की। ह्योनसू ने जेह्यून के शब्दों पर विचार किया और महसूस किया कि उसके दाहिने हाथ की ताकत पूरी तरह से वापस आ गई है। उसने अपने 10 मिलियन वॉन के कर्ज को स्वीकार किया और उसे चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो गया। सिस्टम ने उसे एक यादृच्छिक क्षेत्र में बुलाए जाने की सूचना दी, जो उसे बार्डन क्षेत्र के शुरुआती क्षेत्र में ले गया। लेन के लोहार घर में पसीने से लथपथ लेन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने आग में एक लोहे की छड़ डाली और अपने प्रतिद्वंद्वी की तलवार से बेहतर तलवार बनाने की कसम खाई। ह्योनसू अंदर आया और तुरंत लेन को सही किया, इस बात पर जोर देते हुए कि वह गलत तरीका इस्तेमाल कर रहा है। लेन चौंक गया। उसने मुड़कर देखा तो ह्योनसू वहां खड़ा था और उससे ठीक से करने की मांग कर रहा था। ह्योनसू की बात सुनकर लोहार लेन उलझन में पड़ गया। ह्योनसू ने लेन से कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे वह कोई धार गढ़ रहा है, लेकिन वह इस तरह से कभी कोई मजबूत तलवार नहीं बना पाएगा। लेन ने जवाब में कहा कि ह्योनसू कोई अजनबी सा लग रहा है और उसने इशारा किया कि उसे कुछ पता नहीं है। ह्योनसू ने जवाब दिया कि वह जानता है कि यह उसकी जगह नहीं है, लेकिन उसने देखा कि लेन सचमुच एक शानदार तलवार गढ़ने की कोशिश कर रहा है और वह चुपचाप खड़ा होकर नहीं देख सकता। यह सुनकर लेन ने उपहास किया कि वह चुपचाप खड़ा रहकर नहीं देख सकता, मानो ह्योनसू को सचमुच पता हो कि यह कैसे किया जाता है। फिर लेन उसके पास गया, ह्योनसू को एक हथौड़ा दिया और उससे आग्रह किया कि वह दिखाए कि वह क्या कर सकता है, यह कहते हुए कि इसमें खोने को कुछ नहीं है। ह्योनसू ने हथौड़ा अपने हाथ में ले लिया। लेन ने ध्यान से देखा और कहा कि वह देखेगा कि क्या ह्योनसू में सचमुच अपनी बात साबित करने का हुनर है। हथौड़ा लेते हुए ह्योनसू ने सोचा कि उसकी असली योजना लेन के साथ अच्छा व्यवहार करने और उसे गढ़ने के लिए कहने की थी, लेकिन हो सकता है कि यह भी काम कर जाए। यह सोचते हुए ह्योनसू ने एक शर्त रखी और लेन ने पूछा कि वह क्या है। ह्योनसू ने कहा कि अगर वह अपना हुनर साबित कर दे तो लेन उसे अपनी घड़ी हुई तलवार रखने देगा और बदले में वह लेन को कुछ ऐसा दिखाएगा जो उसके काम आएगा। शर्त सुनकर लेन ने ह्योनसू को घमंडी कहा, फिर हंसा और स्वीकार किया कि उसे उसका आत्मविश्वास पसंद है और कहा कि उसे उम्मीद है कि यह आत्मविश्वास बना रहेगा। लेन एक स्टूल पर बैठ गया और ह्योनसू के शुरू करने से पहले ही उसे चेतावनी दे दी कि अगर वह नाकाम रहा तो उसे इस घमंड की कीमत चुकानी पड़ेगी। ह्योनसू उसकी शर्तें मान गया। अगले दृश्य में ह्योनसू ने एक लोहे के टुकड़े पर ध्यान दिया और तलवार बनाना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि क्या वाकई 3 साल हो गए हैं। उसने स्वीकार किया कि उसने बड़ी बड़ी बातें की थीं, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसमें अब भी वह हुनर बाकी है या नहीं। उसने हथौड़ा स्टील के ब्लेड पर मारा और तलवार बनाने का जाना पहचाना संतोषजनक एहसास महसूस किया। उसने खुद से कहा कि वह यह कर सकता है। उसके पिता की यादें उभर आईं, उसके बाद जीहू की यादें, और उसने खुद से थोड़ा और इंतजार करने का आग्रह किया क्योंकि भूली हुई भावनाएं लौट आईं। स्टील की जानी पहचानी खनक और उसकी त्वचा पर झुलसती गर्मी। उसने खुद से कहा कि वापस आकर अच्छा लगा। उसने फिर से स्टील की आवाजें सुनी और यकीन दिलाया कि उसके शरीर को अभी भी सब याद है और वह यह कर सकता है। ह्योनसू को इस तरह तलवार बनाते देख लेन बुदबुदाया कि उसने सोचा था कि बाहरी लोग जो देखा है उसकी नकल करके ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ह्योनसू ने कुछ कुछ सीख लिया था और उसका रूप भी बुरा नहीं था। उसे काफी देर तक मुस्कुराते देखने के बाद लेन ने सोचा कि शायद यही उसकी सीमा है।
फिर भी वह समझ नहीं पाया कि ह्योनसू इतना खुश क्यों है। लेन सोचता रहा कि यहाँ आनंद मायने नहीं रखता, क्योंकि परिणाम ही सब कुछ है और अद्भुत कौशल के बिना कोई भी मुश्किल में पड़ सकता है। उसने शिकायत की कि उसने ह्योनसू को कुछ हासिल करने की उम्मीद में काम करने दिया था, लेकिन उसका मानना था कि ह्योनसू के पास स्टार्टर जोन में लोहार का हुनर होना नामुमकिन है, और उसे लगा कि क्या यह समय की बर्बादी है। तभी लेन ने एक ऐसी चीज देखी जिसने उसे बहुत हैरान कर दिया। ह्योनसू ने हथियार के ऊपरी हिस्से की दिशा बदल दी, जिससे लेन बहुत उलझन में पड़ गया। ह्योनसू ने उस हिस्से को मोड़ा, उसे दोबारा गर्म किया और फिर से तड़का लगाया। लेन उसने सोचा कि यह अशुद्धियों को दूर करते हुए ताकत बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है, और उसे आश्चर्य हुआ कि उसने इतनी सरल तकनीक के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। साथ ही लेन को शक हुआ कि क्या यह वाकई काम कर रहा है, और शायद यह दिखावा हो सकता है। उसने खुद को याद दिलाया कि उसके पास एक ऐसा कौशल है जिससे किसी वस्तु के ग्रेड का मूल्यांकन किया जा सकता है। तभी सिस्टम विंडो में एक संदेश दिखाई दिया जो दर्शाता था कि स्टील को सी ग्रेड से अपग्रेड किया गया है। यह देखकर लेन खड़ा हो गया और सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता। उसे याद आया कि उसने पहले भी सी ग्रेड स्टील बनाया था, लेकिन उसकी रैंकिंग इतनी तेजी से कभी नहीं बढ़ी थी। वे ह्योनसू को स्टील की जांच करते हुए देखते रहे। लेन ने निष्कर्ष निकाला कि ह्योनसू सिर्फ झांसा नहीं दे रहा था, बल्कि उसका मानना था कि ह्योनसू यहीं तक जा सकता है और ग्रेड को और ऊपर उठाने का कोई तरीका नहीं है, और उसने उसे हथौड़े से पीटना जारी रखने के लिए कहा। ह्योनसू ने तलवार बनाना फिर से शुरू कर दिया। लेन ने सोचा कि कुछ सस्ती तरकीबें इस तथ्य को नहीं बदल सकती कि इस दुनिया में कौशल के बिना कोई भी खुद से अलग नहीं है। दृश्य सुबह का हो गया, जहां लेन उसी बेंच पर सो गया था। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने ह्योनसू के बारे में सोचा और अनुमान लगाया कि ह्योनसू भी शायद सो गया होगा। लेन ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि ह्योनसू बिना रुके लगातार तलवार पर काम कर रहा था। लेन ने पहले कभी ऐसा किसी को नहीं देखा था, और वह ह्योनसू को खुशी खुशी काम करते हुए देख रहा था। ह्योनसू बार बार स्टील को गर्म कर रहा था और हथौड़े से उस पर वार कर रहा था। लेन सोच रहा था कि क्या वह आदमी कभी थकता भी है, क्योंकि वह पूरी रात यही करता रहा था। ह्योनसू के हाथों में स्टील तेजी से चमकने लगा। एक सिस्टम विंडो ने घोषणा की कि स्टील बी ग्रेड हो गया है। यह देखकर लेन चौंक गया और उसने सोचा कि बिना किसी कौशल के बी ग्रेड तक पहुंचना वाकई संभव था, और उसे एहसास हुआ कि ह्योनसू रुकने वाला नहीं है और शायद उससे भी बेहतर ग्रेड की ओर बढ़ रहा है। ह्योनसू ब्लेड को गर्म करता रहा, उसकी तीक्ष्णता जांचने के लिए उस पर वार करता रहा। फिर चिंतित होकर उसने सोचा कि क्या उसने खुद पर ज्यादा जोर तो नहीं लगाया। तभी लेन उसके पास आया, हथियार की जांच की और मुस्कुराते हुए ह्योनसू से पूछा कि उसे किस सहायता की जरूरत है। ह्योनसू मुस्कुराया और उसे धन्यवाद दिया। फिर दोनों ने मिलकर तलवार पर काफी देर तक काम किया और ध्यान से उसका आकार नापा। जब स्टील आखिरकार तैयार हो गया तो लेन ने आश्चर्य से कहा कि यह ए ग्रेड है और इससे एक दुर्लभ ग्रेड की तलवार बनाई जा सकती है। यह संभव हो पाया। इस पर विश्वास न कर पाने पर लेन ने बताया कि उसके पास किसी वस्तु का ग्रेड देखने का हुनर है, और उसने स्वीकार किया कि यह कोई खास बात नहीं है, लेकिन उसने शुरुआती गांव में कभी कोई बी ग्रेड वस्तु नहीं देखी थी, दुर्लभ तो बिल्कुल नहीं। उसने कहा कि इस स्टील से ह्योनसू एक अनोखी तलवार बना सकता है और उसके लिए उत्साह व्यक्त किया। ह्योनसू ने ब्लेड को देखा और कहा कि अभी जश्न मनाने की जल्दी है, जिससे लेन थोड़ा उलझन में पड़ गया। गंभीर होते हुए ह्योनसू ने बताया कि मूठ अभी पूरी करनी है, ब्लेड को और भी महीन धार देने की जरूरत है और इसे बिना टूटे भारी बल का सामना करने के लिए तैयार करना है, ये देखते हुए कि ब्लेड की धार अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। लेन इस जवाब से चौंक गया और फिर हंसते हुए स्वीकार किया कि वह ह्योनसू जैसे किसी बाहरी व्यक्ति से पहले कभी नहीं मिला था। ह्योनसू ने बताया कि उसे बचपन से ही धातु कर्म का शौक था। लेन ने ह्योनसू को याद दिलाया कि उसने कहा था कि वह यहां तलवार बनाएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा, और ह्योनसू ने हाँ में जवाब दिया। फिर लेन ने ह्योनसू को एक पत्थर जैसा टुकड़ा दिखाया और सुझाव दिया कि वह उसे तलवार बनाने की कोशिश करे। ह्योनसू उलझन में पड़ गया और उसने पूछा कि लेन का दोबारा कोशिश करने का क्या मतलब है। फिर उसने पत्थर जैसे टुकड़े की जांच की और उसके बारे में पूछा। लेन ने बताया कि यह मिथ्रिल अयस्क है, जो उसके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही एक विरासत है। ह्योनसू ने पूछा कि लेन उसे यह अयस्क क्यों दे रहा है। लेन ने जवाब दिया कि ह्योनसू की बदौलत उसने बहुत कुछ सीखा है और भी सीखना चाहता है। यह अयस्क उसके कौशल से परे है और वह देखना चाहता है कि ह्योनसू इससे किस तरह की तलवार बना सकता है। ह्योनसू ने मिथ्रिल अयस्क अपने हाथों में लिया और उसे देखकर सोचा कि मिथ्रिल असल दुनिया में होता ही नहीं। वह उस पौराणिक धातु से धातु बनाने के विचार पर अचंभित था, जिसके बारे में उसने सिर्फ पढ़ा था। उसने स्वीकार किया कि यह एक जुआ था, क्योंकि उसने पहले कभी इसके साथ काम नहीं किया था। ह्योनसू ने पूछा कि वह कैसे मना कर सकता है। लेन हंसा और कहा कि उसे पता था कि ह्योनसू ऐसा कहेगा। फिर उसने मदद करने और कुछ सीखने की पेशकश की। लेन ने आगे कहा कि उसे मदद करने में खुशी होगी, खासकर जब उसे इतनी अविश्वसनीय चीज दी गई हो, और उसने पूछा कि क्या वह इसमें महारत हासिल कर सकता है।
ह्योनसू उलझन में पड़ गया और उसने मना कर दिया, ये कहते हुए कि लेन उसके दादा जितने बूढ़े लग रहे हैं। ये सुनकर लेन हंसा और जिद करने लगा कि उम्र तो बस एक संख्या है, और उसने शिष्य के रूप में लेने की विनती की। ह्योनसू ने फिर मना कर दिया और कहा कि वह मिथ्रिल का इस्तेमाल नहीं करेगा, और लेन ने उसे रोकने की कोशिश की। दृश्य 1 महीने आगे बढ़ गया। ह्योनसू ने अपनी तलवार एक लकड़ी के पुतले पर परखी। सिस्टम विंडो में संदेश दिखाई दिए कि ह्योनसू की सभी क्षमताएं बढ़ गई हैं। वह बहुत थक गया, लेकिन उसे काम में मजा भी आया। कहानी प्रबंधन केंद्र पर पहुंची, जहां वह आदमी जिसने घोषणा की थी। खेल ने मैनेजर ली को घटनाओं का सारांश बताया। जैसे ही ह्योनसू ने एरेस में लॉगिन किया, वह एक भट्टी में गया, मिथ्रिल प्राप्त किया, एक तलवार बनाई और फिर लकड़ी के डमी इवेंट को पास किया, जो प्रभावशाली रहा। मैनेजर ली ने उस दर्शक को घूरना बंद करने और अपना काम करने के लिए कहा और उसे पदावनत करने की चेतावनी दी। कॉफी की चुस्की लेते हुए दर्शक ने कहा कि वह ब्रेक ले रहा है, क्योंकि यह निराशाजनक था और जहां भी वह देखता, ह्योनसू के बारे में और कोई जानकारी नहीं मिलती थी। मैनेजर ली ने ह्योनसू की प्रोफाइल देखी और उसका नाम और उम्र 23 वर्ष बताई। उसने आगे बताया कि उसका वर्तमान निवास उदोंग में एक स्टूडियो अपार्टमेंट है, और उसने पुष्टि की कि वह एक परिचित के घर से लॉगिन किया था। दर्शक उत्साहित हो गया और उसने सहायक मैनेजर ली की कुछ खोज करने के लिए प्रशंसा की। मैनेजर ली ने बताया कि उन्हें पहले से ही पता था कि अखाड़े में क्या हुआ था, और वह केवल उसकी व्यक्तिगत जानकारी इसलिए पढ़ रही थी क्योंकि वीवीआईपी कैप्सूल के लिए उसका आवेदन अभी अभी आया था। दर्शक इस बात से हैरान थे कि यह बात आ गई, क्योंकि ह्योनसू ने उनसे कभी संपर्क ही नहीं किया था और उन्होंने मान लिया था कि वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। मैनेजर ली ने तब खुलासा किया कि ह्योनसू पूरी तरह सैली ने अनुरोध किया कि उसकी वास्तविक दुनिया की पहचान गुप्त रखी जाए, और उसने देखा कि वह इस बारे में बहुत जिद कर रहा था। ली ने आगे कहा कि अगर यह बात बाहर आ गई तो वास्तविक दुनिया में उसके साथ एक सेलिब्रिटी जैसा व्यवहार किया जाएगा। गौकर ने स्वीकार किया कि ह्योनसू के पास सुर्खियों से बचने के अपने कारण जरूर होंगे। मैनेजर ली ने बताया कि ह्योनसू अभी अभी शिकार प्रशिक्षण केंद्र में दाखिल हुआ था। दृश्य प्रशिक्षण केंद्र में वापस आ गया, जहां ह्योनसू अपनी तलवार लेकर एक कमरे में दाखिल हुआ। एक आदमी ने उसका अभिवादन किया और चेतावनी दी कि यहीं से असली राक्षस दिखाई देने लगे हैं। ह्योनसू के स्तर को देखते हुए और यह देखते हुए कि स्तर 1 वाले के पास परीक्षा पास करने का कोई मौका नहीं है, सिस्टम विंडो में ह्योनसू का स्तर 1 प्रदर्शित हुआ। उस आदमी ने ह्योनसू से कहा कि वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, और सुझाव दिया कि वह कुछ खरगोशों का शिकार करे और तैयार होने पर वापस आ जाए। फिर सिस्टम विंडो में उस आदमी का नाम रेलसन दिखा, जो शिकार प्रशिक्षण केंद्र का प्रशिक्षक है। ह्योनसू ने मन ही मन सोचा कि रेलसन उसके असली आंकड़े नहीं देख पा रहा है। ह्योनसू ने जवाब दिया कि वह रेलसन का समय बर्बाद नहीं करेगा। रेलसन हंसा और बुदबुदाया कि ह्योनसू बहुत परेशान करने वाला है। रेलसन ने ह्योनसू से कहा कि वे कोई भी तलवार उठाकर आ जाए, और कहा कि अगर कोई भी तलवार काम करेगी तो ठीक रहेगा। ह्योनसू ने अपनी तलवार निकाली और पूछा कि क्या उसका इस्तेमाल करना ठीक रहेगा। टीम लीडर टायसिक एक वीडियो कॉल पर आए और बताया कि ह्योनसू ने शुरुआती जोन में पूरा 1 महीना बिताया है, एक ऐसी जगह जो आमतौर पर सिर्फ 30 मिनट में खाली हो जाती है। इस वजह से उसके बुनियादी आंकड़े चार्ट से बाहर थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास वहां उपलब्ध एकमात्र महाकाव्य श्रेणी की तलवार थी। इन सब के बावजूद वह वर्गहीन और अभी भी स्तर 1 का ही था। उसके प्रोफाइल में साफ दिख रहा था, ह्योनसू स्तर 1 वर्ग बेरोजगार। टायसिक ने स्वीकार किया कि अपने करियर में उसने अनगिनत कारीगरों और पेशेवरों का प्रबंधन किया था, लेकिन अब जो हो रहा था वह बेतुका लग रहा था। उसने सवाल किया कि क्या उन्हें सचमुच बिना किसी दखल के सब कुछ इस दुनिया के देवता पर छोड़ देना चाहिए, और क्या उन्हें सब कुछ सुपर एआई एरेस पर भरोसा करना चाहिए। सीजन ने जवाब दिया कि टायसिक भी इसी बात को लेकर चिंतित था। उस समय ह्योनसू बार्डन के शुरुआती शिकारगाह में था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका क्या इंतजार है। एक शानदार क्लास ऑफर। इस बीच लंबे बालों वाले प्रशिक्षक रेलसन ने ह्योनसू को देखा। उसने लड़के के बारे में सोचा, ये देखते हुए कि वह हाथ से घड़ी हुई तलवार का इस्तेमाल करना चाहता था। उसने सवाल किया कि क्या ह्योनसू खुद को एक लोहार समझता है, जो ऐसे बेकार धंधे के लिए अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है। उसे यह दयनीय लगा। 3 तरफ से राक्षसों से घिरे होने के कारण उसका मानना था कि एक प्रशिक्षित तलवारबाज किसी भी घटिया हथियार से कहीं ज्यादा कीमती है। वह समझ नहीं पा रहा था कि लोहार जैसे पेशे की तलाश में कोई वहां क्यों आएगा। सिस्टम विंडो में एक संदेश दिखाई दिया। प्रशिक्षक रेलसन के साथ उसका लगाव 10 गुना कम हो गया था। हालांकि ह्योनसू ने मन ही मन सोचा कि उसने असल जिंदगी में ऐसी प्रतिक्रियाएं कई बार देखी हैं। ब्लैकस्मिथ अब एक बेकार सपने के सिवा कुछ नहीं समझा जाता था, लेकिन एरेस के अंदर उसे लगा कि आखिरकार उसके प्रयास को पहचान मिल सकती है। फिर उसने रेलसन से पूछा कि इस प्रशिक्षण मैदान से गुजरे सभी तलवारबाजों में सबसे उत्कृष्ट कौन था। वह अब तक ली गई परीक्षा से भी कठिन परीक्षा चाहता था। नाराज होकर रेलसन ने दांत पीस लिए।
उसने मन ही मन स्वीकार किया कि बार्डन के शिकारगाह में प्रशिक्षक के रूप में वह सड़ रहा होगा, लेकिन उसने अनगिनत छात्रों को प्रशिक्षित किया था और प्रतिभा को देखते ही पहचान लेता था। एक नौसिखिए के लिए ऐसा अहंकार दिखाना उसे क्रोधित कर गया। सिस्टम विंडो प्रकट हुई। प्रशिक्षक रेलसन भड़क गए थे। रेलसन मुस्कुराए और सोचा कि यह कोशिश करने लायक है। सिस्टम ने पुष्टि कर दी, प्रयोग का प्रस्ताव रखा। उन्होंने ह्योन्सू को अपने साथ चलने को कहा। चलते चलते रेलसन ने बताया कि उनका काम नए लोगों को बुनियादी बातें सिखाना और पुष्टिकरण परीक्षा देना है, लेकिन उन्होंने उन गिने चुने लोगों को एक विशेष परीक्षा भी दी जो सच प्रतिभा दिखाते थे। वहां हासिल किया गया सर्वोच्च रिकॉर्ड तीसरे चरण का परीक्षण था। फिर वह ह्योन्सू को छठे स्तर के क्रूर तेज गोबलिनों से भरे एक पिंजरे में ले गए। उन्होंने समझाया कि चूंकि ह्योन्सू ने इतनी बेपरवाह चुनौती पर जोर दिया था, इसलिए सजा भी वैसी ही होगी। अगर वह असफल रहा तो उसे 1 हफ्ते तक वापस नहीं आना होगा और उसकी जगह खरगोशों का शिकार करना होगा। ह्योन्सू ने पूछा कि क्या तीसरा चरण आखिरी परीक्षा है? रेलसन चौंक गया। ह्योन्सू ने घोषणा की कि वह उन सभी को अंतिम चरण तक ले जाना चाहता है। रेलसन का गुस्सा बढ़ता गया। उसने दांत पीसते हुए सोचा कि लड़के ने अपनी ट्रेनिंग को बहुत आसानी से नजरअंदाज कर दिया और उसके धैर्य की परीक्षा ले रहा है। गुस्से में उसने पिंजरा खोला और अंतिम चरण के परीक्षण का दृश्य दिखाया। पागल गोबलिन स्तर 15 पूरी तरह से हथियारबंद और तैयार। ह्योन्सू को एहसास हुआ कि पूरी दुनिया में लगभग किसी ने भी चरण 3 पार नहीं किया था और चरण 4 को एक भी आत्मा ने कभी पार नहीं किया था। उसने सोचा कि एक लोहार इसे पार कर लेगा। भूत उस पर टूट पड़े और उसने अपनी तलवार से जवाब दिया। सिस्टम विंडो सक्रिय हो गई। डिलाइट स्किल मजबूत तलवार। इसने 40 सेकंड के लिए शारीरिक हमले को 12% और रक्षा को 8% बढ़ा दिया। ह्योन्सू ने उस हथियार की कच्ची शक्ति को महसूस किया और भूतों को चीरते हुए उन्हें हराने लगा। एक के बाद एक उन पर वार किया। सिस्टम ने उनकी हार की पुष्टि कर दी। अचानक एक और भूत ने झपट्टा मारा और ह्योन्सू के पेट में चीर डाला। रेलसन ने ठंडे विश्वास के साथ देखा कि यह एक जबरदस्त तात्कालिक प्रहार था। यही वजह थी कि तेज भूतों को शुरुआती लोगों का दुस्वप्न कहा जाता था। हथियार कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, बिना कौशल के उसका अंत वैसा ही होता। लेकिन ह्योन्सू ने वार सहन किया, यह स्वीकार करते हुए कि इसने अपेक्षा से ज्यादा डंक मारा। रेलसन हैरान था कि एक लेवल 1 का भूत बच गया। ह्योन्सू ने बताया कि हथियार बनाने में बिताए उसके सारे समय ने उसके आंकड़ों को भी बढ़ा दिया था। उसकी जीवन शक्ति 33 थी। उसकी ताकत और जीवन शक्ति मजबूत थी, हालांकि फुर्ती अभी भी कम थी। रेलसन को एहसास हुआ कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। असली खतरा शुरू होने वाला था। पागल भूत ने पागलपन के सिंहासन से हमला किया और ह्योन्सू अपनी पूरी ताकत से उठ खड़ा हुआ। सिस्टम विंडो में स्थिति संबंधी असामान्यताएं दिखाई देने लगीं। चक्कर आने से दृष्टि कम हो गई। रेलसन दंग रह गया, प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी उसे यकीन था कि यही उसकी सीमा होगी और यहीं उसका अंत होगा। 2-3 भूतों ने एक साथ हमला किया और ह्योन्सू ने अपने हथियार पर भरोसा करते हुए एकाग्र होकर अपनी क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया। एक ही वार से उसने सभी भूतों को एक साथ काट डाला। सिस्टम ने पुष्टि कर दी, पागल भूतों को पराजित कर दिया गया। रेलसन मुस्कुराया, यह स्वीकार करते हुए कि ह्योन्सू ने वह कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। उसके वार कठोर लग रहे थे, लेकिन हर वार से तलवार की असली ताकत सामने आ रही थी। उसे शक था कि ह्योन्सू ने पहले तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया होगा। ह्योन्सू ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए बताया कि उसने बस इतना सीखा था कि एक लोहार को अपने बनाए हथियारों को संभालना चाहिए और कुछ नहीं। सिस्टम विंडो ने सूचित किया कि रेलसन को सच्चाई का एहसास हो गया है। उसने ह्योन्सू की मांसपेशियों और घावों को देखा और पहचान लिया कि यह एक सच्चा लोहार था। उसने अपनी पिछली असभ्यता के लिए क्षमा मांगी। सिस्टम ने पुष्टि की कि रेलसन के साथ उसका लगाव चरम पर पहुंच गया था। फिर रेलसन ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें कहा गया कि यह ह्योन्सू की प्रतिभा के सम्मान में है। उसने पूछा कि क्या उसने कभी मैड लॉर्ड बनने के बारे में सोचा है। सिस्टम ने एक पौराणिक वर्ग खोज उपलब्ध होने की सूचना दी। वर्ग बदलकर मैड लॉर्ड हो गया। इस बीच ताइसेक ने ह्योन्सू को टेलीविजन पर देखा। उसे सदमा और गुस्सा आया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कुछ अतार्किक हो रहा है। ह्योन्सू को पौराणिक वर्ग बदलकर मैड लॉर्ड बनने का प्रस्ताव दिया जा रहा था, जो महाकाव्य मैड नाइट से भी ऊंचा वर्ग था। उसके सहायक ने पुष्टि की कि केवल इसी बात ने ह्योन्सू को कक्षा 2 विशेष प्रबंधन उपयोगकर्ता बना दिया। ताइसेक ने स्वीकार किया कि यह अच्छा था, बहुत अच्छा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि वर्ग परिवर्तन खोज को स्वीकार करने का मतलब है कि पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। एक मैड लॉर्ड सैकड़ों मैड नाइट्स की कमान संभालता है और दुनिया का संरक्षक बनता है। परीक्षण स्थल पर वापस आकर रेलसन ने ह्योन्सू से उसका जवाब पूछा। उसने समझाया कि वह ऐसे प्रस्ताव हल्के में नहीं देता और अपनी प्रतिभा के साथ ह्योन्सू शूरवीरों के बीच एक राजा के रूप में उभर सकता है। ह्योन्सू मुस्कुराया और साफ साफ कह दिया कि वह लोहार है, शूरवीर नहीं। उसने अपने रास्ते पर चलने की पुष्टि की।
रेलसन ने अभिभूत होकर उसे शानदार, सचमुच शानदार कहा। ह्योन्सू ने मन ही मन सोचा कि उसे कभी लगता था कि वह फिर कभी हथौड़ा नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन यहां इस खेल में उसे यह एहसास हुआ। एक लोहार के रूप में उसका जीवन नए सिरे से शुरू हो गया था। सिस्टम विंडो ने एक छिपे हुए मिशन की सूचना दी। लॉर्ड ग्रेट बी से मिले, जिसका उद्देश्य लॉर्ड वेंस से मिलना था। फिर रेलसन ने ह्योन्सू को एक सिफारिश पत्र दिया जिसमें उसे लॉर्ड के महल में जाने का निर्देश दिया गया था, जहां उसके जैसे एक असाधारण लोहार का इंतजार था इस मुकदमे के इनाम के तौर पर। उसने एक पागल लॉर्ड द्वारा पहना जाने वाला कवच भी भेंट किया। रस्ट से सिरागित इसका काम चला गया था, लेकिन उसे भरोसा था कि ह्योन्सू इसका इस्तेमाल करेगा। उसने उसे खुद को साबित करने के लिए प्रोत्साहित किया, ये मानते हुए कि वह वो कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। शर्मिंदा होकर ह्योन्सू ने स्वीकार कर लिया और अपना सब कुछ देने का वादा किया। इस बीच टायसिक ह्योन्सू पर नजर रखता रहा। उसने माना कि उपयोगकर्ता ने अपनी सबसे बड़ी मुश्किल पार कर ली है। उसे लगा कि संभावना की चिंगारी अभी भी बाकी है। लोहारी का शिखर प्रकट हो चुका था और लोहारों का देवता बनने का मार्ग शुरू हो गया था। ह्योन्सू मन ही मन सोच रहा था कि प्रशिक्षण स्थल साफ हो गया है और अब वह प्रादेशिक गांव में प्रवेश कर रहा है। एक सिस्टम विंडो दिखाई दी जिसमें बताया गया कि मुख्य खोज प्राप्त हो गई है। ट्यूटोरियल का अंत। उसने सोचा कि असली शुरुआत आखिरकार आ ही गई है, लेकिन उससे पहले ही सिस्टम ने उसे सूचित कर दिया कि वह लॉग आउट हो गया है। ह्योन्सू असली दुनिया में लौट आया, जहां कई जिम्मेदारियां उसका इंतजार कर रही थीं। उसने अपना बैलेंस चेक किया और पाया कि वह शून्य था। फिर भी उसे अपने पिता के अस्पताल के शुल्क और गैस के बिल चुकाने थे। उसी समय जिहून ने उसे फोन किया और पूछा कि क्या उसने प्रशिक्षण स्थल साफ कर लिया है। ह्योन्सू ने जवाब दिया कि उसने साफ कर लिया है और बताया कि वह काम में इतना व्यस्त था कि ठीक से लॉग इन नहीं कर पाया, लेकिन उसने खोज पूरी कर ली थी और प्रादेशिक गांव पहुंच गया था। जिहून उत्साहित लग रहा था और कह रहा था कि अब वह नीलामी घर का इस्तेमाल कर सकता है और उसे पहले वहां जाना चाहिए। जब ह्योन्सू ने नीलामी घर के बारे में पूछा तो जिहून ने बताया कि खेल में जरूरी उपकरण और चीजें वहां सोने के बदले बनाई और बेची जाती हैं। उसने आगे बताया कि 10 स्वर्ण 10,000 वॉन के बराबर होते हैं और नकद व्यापार इतना सक्रिय होने के कारण कई लोग इसे एक पेशे के रूप में मानते थे। जिहून ने उसे याद दिलाया कि यही असली वजह थी जिसकी वजह से उसने उसे एरेस में खींचा था। खेलते समय जिहून को एहसास हुआ कि उसने ह्योन्सू और उसके चाचा द्वारा बनाई गई तलवार जैसी अद्भुत चीज पहले कभी नहीं देखी थी। इसीलिए उसने जोर देकर कहा कि एक बार ह्योन्सू को 99.9% सिंक्रोनाइजेशन वाला वीवीआईपी कैप्सूल मिल जाए तो यह और भी अद्भुत हो जाएगा। उसने घोषणा की कि साथ मिलकर वे दुनिया को महानतम लोहार की कलाकृतियों से भर देंगे। ह्योन्सू मुस्कुराया और उसे धन्यवाद दिया। खाते खाते उसने अपना मन बना लिया। अब उसका रास्ता साफ था। उसे सोना कमाने के लिए शिल्पकला और खोजों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। ऐसा करने के लिए उसे अपनी सहनशक्ति को भी नियंत्रित करना था। खेलने से बहुत ऊर्जा खर्च होती थी और हालांकि यह असली लोहार के काम की तुलना में कुछ भी नहीं था, फिर भी यह काफी थका देता था। वह फिर से खेल में उतरने की तैयारी कर रहा था। अपने मन में फुसफुसा रहा था कि उसके पिता जल्द ही जाग जाएंगे और उसे बस थोड़ा और इंतजार करना होगा। एक सिस्टम विंडो ने उसे एरेस की दुनिया में उसके प्रवेश की सूचना दी। वह बार्डन क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और नीलामी घर में पहुंच गया था। सिस्टम ने उसे अपनी वस्तु को सूचीबद्ध करने के लिए एक दुकान का नाम दर्ज करने को कहा। ह्योन्सू ने ह्यून टाइप किया और अपनी दुकान का नाम ह्यून का लोहार रखा। एक नीलामी बोर्ड बनाया गया और सिस्टम ने उसे सूचित किया कि इसका इस्तेमाल कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। वह सोच रहा था कि उसे पहले क्या सूचीबद्ध करना चाहिए। ग्वांगम्यों के अलावा उसके पास भट्ठी में बना केवल एक ही प्रोटोटाइप था। यह दुर्लभ श्रेणी का था और यह देखते हुए कि समान स्तर प्रतिबंधित तलवारों का औसत बाजार मूल्य लगभग 70 स्वर्ण था, उसने इसे ह्यून की पहली तलवार के रूप में सूचीबद्ध करने का फैसला किया। जेहून की सलाह को याद करते हुए कि इसे बहुत सस्ते में सूचीबद्ध करना अच्छा नहीं होगा, उसने इसे 100 स्वर्ण में सूचीबद्ध करने पर विचार किया। उसे किसी अच्छी खबर की उम्मीद थी और उसने सोचा कि इंतजार करते हुए उसे गांव की व्यवस्थाओं के बारे में और जानना चाहिए। अन्य खिलाड़ियों ने नीलामी सूची देखी और हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि कैसे एक हथियार बिना किसी वर्ग के ही तैयार किया गया था और उन्हें यह असामान्य लगा। इसके बारे में एक पोस्ट प्रसारित हुई जिसने ध्यान आकर्षित किया। कुछ संदेशों में भ्रम के बावजूद चर्चा बढ़ती रही। तलवार ह्यून की पहली तलवार के नाम से दिखाई दी, जिसमें उसके आंकड़े दिखाए गए थे। स्तर की आवश्यकता 1 से 30, आक्रमण शक्ति 36, स्थायित्व 1000 में से 1000 और एक विकल्प जो आसन्न आंकड़ों को बढ़ाता था। कहा जाता है कि यह सबसे मजबूत सामग्रियों से बनी है और उस स्तर पर एक उपयोगकर्ता द्वारा इस्तेमाल किया जा सकने वाला सबसे अच्छा ब्लेड माना जाता है। वर्तमान बोली एक वाइज गिल्ड मास्टर की ओर से आई थी। गिल्ड के एक सदस्य ब्लैम ने बताया कि यह वस्तु कितनी अद्भुत थी और बताया कि इसका निर्माता केवल स्तर 1 का था और एक स्वतंत्र वर्ग था। लोग इस बात से उत्साहित थे कि सबसे बेहतरीन तलवार सबसे अपरिष्कृत सामग्रियों से बनाई गई थी। इसके अलावा इसमें एक संवर्धन भी था
वाइस गिल्ड मास्टर ने देखा कि अगर यह एक संवर्धन था तो सामग्री का ग्रेड जितना कम होगा, सफलता की संभावना उतनी ही कम होगी। उन्होंने विकल्प के बारे में पूछा। ब्लाइम ने बताया कि शिल्पकार ने उसी ग्रेड की सामग्री का इस्तेमाल किया होगा, जिससे लागत भी कम हुई। वाइस गिल्ड मास्टर ने वस्तु का अवलोकन किया और पाया कि केवल उस छोटे से निवेश के साथ यह लेवल 50 तक ठीक ठाक चल सकती है। उन्होंने निर्माता को चतुराई से पहचाना और बताया कि इसे पहली तलवार भी कहा गया था, जो निर्माता का पहला संग्रह था। लेवल 1 पर प्रदर्शित इतनी कुशलता को देखते हुए उन्होंने इसे ध्यान देने योग्य मूल्यवान माना। वाइस गिल्ड मास्टर ने इसके मूल्य पर सवाल उठाया और ब्लैम ने बताया कि उन्हें निर्माता के शुरुआती काम को पहचानने और खरीदने वाले पहले व्यक्ति होने का सम्मान मिला। वाइस गिल्ड मास्टर ने ब्लैम की प्रशंसा की, जो हंसे, और उन्होंने फैसला किया कि उन्हें खरीदारी करनी चाहिए। इस बीच ह्योन सू शर्मिंदा हो गया। अब जब वस्तु पोस्ट की गई थी तो उसे अजीब लगा। उसे फॉर्जिंग का अभ्यास करते हुए बहुत समय हो गया था और उसने यह काम सिर्फ खेल के साथ तालमेल बिठाते हुए ही किया था। वह सोच रहा था कि अगर यह नहीं बिका तो क्या होगा। एक सिस्टम विंडो खुली जिसमें एक सूचना थी कि जिस वस्तु ह्यून की पहली तलवार का उसने पंजीकरण कराया था वह बिक चुकी है। एडवेंचरर्स जर्नल ने पुष्टि की कि बिक्री पूरी हो गई है और उपकरणों की सूची अपडेट कर दी गई है। जब ह्योनसू ने अपने रिकॉर्ड खोले तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि वह पहले ही 1,01,000 में बिक चुका था। खरीदार गोल्डन शील्ड गिल्ड निकला। बॉम ने उसे एक संदेश भेजा जिसमें उसने खुद को गोल्डन शील्ड गिल्ड का ब्लाम बताया। उसने ह्यून की पहली कलाकृति खरीदने पर गर्व व्यक्त किया और उसे आश्वासन दिया कि उनके गिल्ड के दरवाजे हमेशा उत्कृष्ट व्यक्तियों के लिए खुले हैं। उसने उसे एक विशेष बिक्री अनुबंध या गिल्ड की सदस्यता पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया। उत्सुक होकर ह्योनसू ने उनकी प्रोफाइल देखी और पाया कि उनके 7,80,000 गिल्ड अनुयायी थे। उसे जेहून के शब्द याद आ गए कि अनुयायियों को बढ़ाना लेवल बढ़ाने से कहीं ज्यादा कठिन था। इतने सारे फॉलोअर्स होने का मतलब था कि अनगिनत उपयोगकर्ता ध्यान दे रहे थे और ऐसा ध्यान सीधे मुनाफे का कारण बन सकता था। फिर उसने अपनी गिनती देखी। ह्यून के लोहार अनुयायियों की संख्या सिर्फ 82 थी। फिर भी इससे उसे उम्मीद जगी। कई संघों ने उसे संदेशों की बाढ़ ला दी। ह्योनसू को एरेस की याद आई जिसने लोहारों के बारे में बात की थी। वास्तविकता से ओझल होते हुए बेल ने महसूस किया कि एक कारीगर के कौशल का असली मूल्य तब और भी निखरता है जब उसके पीछे सटीक आंकड़े और आंकड़े हों। लेकिन वह जानता था कि अभी किसी संघ में शामिल होने का समय नहीं आया है। वह दृढ़ निश्चय से भरा हुआ लॉर्ड के महल में पहुंचा, यह मानते हुए कि उसने अभी तक अपने कौशल का आधा भी नहीं दिखाया है। उसका असली मूल्य बस शुरू होने ही वाला था। महल के अंदर बेल ने लॉर्ड से बात की। उन्होंने समझाया कि जीर्णोद्धार में विफलता की संभावना होती है और अगर ऐसा हुआ तो वस्तु हमेशा के लिए खो सकती है। इस कारण लॉर्ड को महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ जीर्णोद्धार विशेषज्ञ की तलाश करने की सलाह दी गई। लॉर्ड ने स्वीकार किया कि ऐसा विशेषज्ञ केवल राजधानी में ही मिल सकता है। बेल ने उसे विशेषज्ञ के नखरेबाज व्यक्तित्व की याद दिलाई, यह देखते हुए कि वह किसी से भी मिलने से इनकार करता है। उसे बार्डन क्षेत्र तक बुलाना मुश्किल होगा। लॉर्ड ने मामले की सच्चाई स्वीकार की, लेकिन समझाया कि वह क्षेत्र के मामलों को छोड़कर स्वयं नहीं जा सकता। वह धनुष उसके पिता की एकमात्र विरासत थी, एक अनोखे आकार का हथियार जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। बेल ने मन ही मन सोचा कि उसकी योजना लगभग पूरी हो चुकी है। उसने लॉर्ड वेंस का विश्वास जीतने में 1 हफ्ता लगा दिया था और अब इनाम पाने का समय आ गया था। उसकी असली हैसियत सामने आ गई थी। उपयोगकर्ता हेल स्तर 100 वर्ग का दुष्ट, एक अतिश्रेणी का दुष्ट जो वर्तमान में एक लोहार के वेश में झूठे वादों के पीछे छिपा हुआ है। लॉर्ड ने कहा कि इसकी मरम्मत की लागत 300 स्वर्ण होगी। बेल मान गया और उसने धनुष मांगा, यह दावा करते हुए कि वह इसे राजधानी ले जाएगा और इसे पूरी तरह से बहाल कर देगा। उसी समय ह्योनसू ने बीच में ही टोकते हुए कहा कि धनुष यहीं बहाल किया जा सकता है। बेल का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, इस बात से कि उसकी योजना बर्बाद हो गई थी। उसने मन ही मन कोसा, यह जानने की कोशिश की कि वह घुसपैठिया कौन था जिसने सब कुछ बर्बाद करने की हिम्मत की।